हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि आपको बोला गया था कि आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा टीजीटी साइंस का, तो उसमें हम फर्स्ट लेक्चर आपका आज करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट उसमें जैसे टॉपिक दे रखे हैं आपका मैटर के अंदर जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं कंप्लीट हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेस पे आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे कि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, तो आप वो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जिसको टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको इतना तो नहीं कह सकती कि सब कुछ इसी में से आएगा, बट ऑलमोस्ट 95% आपको इसी में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के और सारे आपके जो जो टॉपिक है ना मेन सब करवाए जाएंगे A to Z, जितने भी हैं आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप चाहो तो जाके सिलेबस भी चेक कर सकते हो जो भी आपका है, अदरवाइज़ अगर आप चाहोगे तो आपको सिलेबस भी डिस्कस करके बता दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो मुझे लगा कि उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपको सबको प्रिंट आउट निकलवा लेते हो, आपको पता ही होता है आपको, ठीक है। तो आप ये देखो, इसमें हम सीधा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। अगर फिर भी किसी को चाहिए हो सिलेबस के बारे में बात करना चाहे तो इसमें डिटेल में आपका डिस्कस कर दिया जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ चैप्टर मैटर। केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका मैटर। इसमें आपका 9th से लेके +2 तक सब कंप्लीट करवाया जाएगा, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब कवर करवाए जाएंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने करने हैं, जितने लेक्चर्स करवाए जाएँ उतने अच्छे से करना प्रिपेयर, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। 160+ मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे, ठीक है। देखो मैटर क्या होता है, सबसे पहले आपको सबको बताइए, तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, साथ साथ इसके नोट्स बना लेना। आपको बताइए तो कोई भी चीज़ है जो स्पेस कवर करती है एंड हैज़ मास, जिसका मास होता है, ठीक है। जैसे आपका पेन हो गया, पेपर हो गया, पेंसिल होगी, ठीक है। और फिर एनीथिंग कोई भी ले सकते हो आप। एयर है ना, जैसे एयर होती है, एयर भी क्या करती है, ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, ठीक है। एयर भी क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, ये जो मैटर होता है ना 2 टाइप्स का होता है। मैटर में एक तो होती है आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरा लिख लेना, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स का आपका मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको सबको होता है। और ये जो आपका होता है केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें हम फिजिकल एंड केमिकल इसको रब करके ही कर लेते हैं। देखो, एक होता है फिजिकल मैटर, 2 टाइप्स का होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और आपका होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें जो है फिजिकल के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस, और आपका होता है मिक्सचर, ठीक है। सॉलिड के अंदर आपको सबको पता है कि डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई आयरन बॉक्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये होता क्या है, मेन चीज़ इसमें क्या पूछी जाएगी कि ये होता क्यों है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम किस वजह से होता है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने रीज़न देना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसमें, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल साथ साथ चिपके हुए रहते हैं, तो ये होता है आपका सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद लिक्विड में ना तो डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी, नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती, और बट इसमें वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो डेफिनेट ही होगा, चाहे आप ग्लास में पानी डालो, चाहे आप कटोरी में डालो, बाउल में डालो, उतना का उतना ही रहेगा पानी, तो ना बस उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है। अब इसमें जो होता है, इसका रीज़न, इसके अंदर क्या दोगे आप, क्या कहोगे कि इसमें इसके अंदर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। सॉलिड की बजाय कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और जो गैसियस स्टेट में जब हम जाते हैं, इसमें क्या होता है, ना तो इसमें डेफिनेट शेप होती है, नीदर डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम,
ठीक है। ना तो इसकी डेफिनेट शेप होती है, ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे आपने किसी भी सिलेंडर में रखा, उसी की शेप ले लेगी, उसी का वॉल्यूम ले लेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और जो डिस्टेंसेस होते हैं वो ज़्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो आगे देखो, ये हो गया आपका फिजिकल के अकॉर्डिंग। अब केमिकल के अकॉर्डिंग देख लो। ये था अपना प्योर एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ही चीज़ का बना होता है, नो अदर थिंग, कोई दूसरी चीज़ नहीं होती इसमें, नो अदर थिंग। और इम्प्योरिटी मिक्स्ड, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ये जो मिक्सचर होता है, ये दो तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। दो तीन चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। अब देखो, जिसको ऐसे इसको अच्छे से समझो। जैसे ये प्योर सब्सटेंसेस है, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, इसमें क्या होगा, एक ही तरीके का पार्टिकल प्रेजेंट होगा। मीन्स आपका एक ही तरीके का एटम प्रेजेंट होगा। जैसे सोडियम का पीस ले लो या फिर आयरन का पीस ले लो, किसी का भी पीस ले लो, उसमें एक ही तरह का प्रेजेंट होगा, ठीक है। पार्टिकल प्रेजेंट होगा या फिर एटम प्रेजेंट होगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। कंपाउंड्स जो होते हैं एटम्स का कम्बिनेशन होते हैं। अब आगे देखो, ये जो मिक्सचर है, हम आगे फर्दर करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे, एक बार इतना समझ लो ये होता क्या क्या है। अब मिक्सचर में है, मिक्सचर में जैसे देख लो, मिक्सचर में एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। अब इसमें क्या होता है, होमोजीनियस में क्या होता है, अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स सेम, जिसके अंदर कंपोजिशन सेम रहे। जैसे सोल्ट इन वाटर। देखो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स सेम थ्रू आउट सॉरी। अब इसमें उसके बाद देखो, सोल्ट, जैसे पानी में हम नमक मिला दें, तो वो क्या होगा, अगर हम उसको मिक्स कर दें अच्छे से, हर जगह सोल्ट के कण जो होंगे ना, सोल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे हर जगह पे सेम होंगे पानी में, ठीक है। हर जगह पे सेम पाए जाएंगे, चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे से पी के देखो, चाहे ऊपर से पी के देखो, सेम टेस्ट आएगा उसका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो आपको ना अलग अलग दिखेगा। जैसे सैंड इन वाटर, पानी के अंदर सैंड को मिक्स कर दो, वो आपको अलग अलग दिखेगी, तो वो दिखती रहेगी उसमें, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे ऑयल इन वाटर भी ले सकते हो, ऑयल इन वाटर डालो तो आपको ऑयल और वाटर दोनों सेपरेट सेपरेट दिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो हम आगे करते हैं प्योर सब्सटेंस के पार्ट्स और उसके मिक्सचर के, अच्छे से करेंगे सब कुछ अब डिटेल में। देखो हमारा प्योर सब्सटेंस क्या था, प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं, पहले तो हमने ये पढ़ा था, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी लो, उसके अलग अलग हैं सबके, ठीक है। कॉमन सॉल्ट ले सकते हो, NaCl। बट अगर हम NaCl में नमक मिला दें, ठीक है, तो वो अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखो प्योर सब्सटेंस के आपके पार्ट्स कितने थे, एलिमेंट्स था और क्या था, कंपाउंड्स। इतनी बात क्लियर है? अब देखो आगे, देखो ये आपका एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है ना, वो होता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये, विच कैन नाइदर बी, आपको बोल रही हूँ मैं, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। simplest form of pure substance which can neither be decomposed into nor built from simpler substances by ordinary physical or chemical methods। ये क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी प्योर सब्सटेंस की, जिसको हम ना तो डिकम्पोज कर सकते हैं और ना ही हम किसी सिंपलर सब्सटेंसेस से बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। मीन्स ये सबसे छोटी फॉर्म है आपकी, ठीक है। मीन्स एलिमेंट जो है ना, एटम की सबसे छोटी फॉर्म है, ठीक है, ये बता सकते हो आप। अब एलिमेंट्स ना तीन टाइप के होते हैं आपके, एक तो होता है मेटल्स, एक होता है मेटेलॉइड्स
एक होता है आपका नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी सबने। मेटल्स क्या होते हैं, देखो जनरली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, एंड पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्राइट लस्टर, ब्राइट होते हैं, लस्टर होते हैं, हार्डनेस, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दीज आर जनरली मेलिएबल, ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टीज चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप सुन सकते हो अच्छे से। ठीक है, कैन बी बिटन इनटू शीट्स, इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। डक्टाइल होते हैं नेचर में, कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर की, सिल्वर की, ठीक है, और आयरन की, गोल्ड की, किसी भी वायर में, एल्यूमिनियम की। तो आपका 80% जो होता है ना, 80% ऑफ नॉन एलिमेंट्स आर मेटल। जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से 80% ऑफ नॉन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपकी मेटल्स ही होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो एग्जाम्पल के लिए वायर्स या फिर यूटेंसिल्स आप ले सकते हो। यूज आर मेड अप ऑफ मेटल, जो भी हम यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं या फिर यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, वो किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि हमारी जो हीट है ना कम से कम यूज़ हो। जो आपके यूटेंसिल्स बने होते हैं वो आपके मेटल्स के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी हीट जो है ना कम से कम यूज़ हो सके। ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होंगे तभी तो उसमें कम यूटिलाइज होगी ना, हीट कम यूटिलाइज होगी तो वेस्टेज कम होगी। तो इसलिए हम लोग उसके मेटल्स के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वायर्स में भी अगर हम अच्छे से वो वाली मेटल्स यूज़ करेंगे, मेटल्स को यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की मेटल्स हो, ठीक है, तो फिर उसमें से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, तो उसकी भी आपकी वेस्टेज नहीं होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है इतनी बात मेटल्स के बारे में। अब ये देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं ना, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती है, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आप सिलिकॉन ले सकते हो, आर्सेनिक ले सकते हो, बिस्मथ ले सकते हो, एंटीमनी ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, देखो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन लस्टर होती हैं, ठीक है, ब्रिटल होती हैं, ब्रिटल मीन्स जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है, क्रैक हो जाती हैं। और उसके बाद पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब ले सकते हो आप। अब देखो आगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड होता है ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखना है इसके ऊपर। ये प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी पूछे जा सकते हैं। हर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, यहीं से बनते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम देने के बाद चेक भी कर लेना, मैंने यहीं से बोला था और यहीं से क्वेश्चन बना मिलेगा आपको। ठीक है, टू और मोर देन टू, देखो ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combined together in a definite proportion by mass, definite proportion by mass। अब देखो इस लाइन पे जोर दिया मैंने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये भी आपको समझाएंगे एग्जाम्पल तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, एंड विच कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज भी कर सकते हैं इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, देखो जैसे आपका H2O है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। वाटर है जैसे आपका, वाटर के अंदर ये क्या है, इसका आपने बताना है। आप क्या कह दोगे, अब इसका अपना एक आइटम के अकॉर्डिंग रेशो नहीं होता आपका कभी भी। अब आप क्या बताओगे, इसका रेशो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में डायरेक्ट, इसका रेशो आप बता दोगे ये यहाँ 2 है, ये हमारा 2:1, तो ये आपका रोंग है। कभी भी जो आपका रेशो है ना वो आपका एटम के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, एटम के अकॉर्डिंग कभी रेशो नहीं लेते। तो हम कैसे लेते हैं रेशो, देखो इसकी रेशो कैसे लेंगे, ये देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं, ये ले लिया हमने, इंटू में 2 कर दिया, प्लस में ऑक्सीजन का आपका मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मान होता है 2 × 1, ये हमने कर दिया 1 इंटू में 2 कर दिया, ये होगा आपका 16। ठीक है, इसका 16 हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें देखो 2 प्लस में 16, प्लस मत करो, = लिख लो, 2:16, ये क्या हो गया 1:8। तो यहाँ से आपका आ गया 1:8। ठीक है, 1:8 तो इसकी रेशो आ गई। अगर आपसे पूछे इसका मास कितना है, टोटल मास वैसे बताया जाए तो कितना बताओगे आप, 1 ग्राम इंटू में 2,
और ये 16 ग्राम इंटू में 1, 2 प्लस में 16 कितना हो गया, ये 18 ग्राम हो गया। ठीक है, क्लियर है। 18 ग्राम वैसे टोटल मास है देखा जाए तो, बट इसमें इसने पूछा है प्रोपोर्शन पूछी है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास पूछे, तो ये होगी आपकी 1:8। क्लियर है। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते हम, जैसे 2H2O ये लिख सकते हैं, देखो इसको रब कर दूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, जैसे ये लिख दूँ 2H2O। अब 2H2O लिखने पे ना ये कोई नया कंपाउंड नहीं बना है, नो न्यू कंपाउंड, ये न्यू कंपाउंड नहीं है। इसी जो H2O है ना हमारा, ये जो हमने H2O लिया था ऊपर 1:8 जिसकी रेशो ली थी, 18 ग्राम मास लिया था, उसी के हमने 2 मोल्स ले लिए हैं। ठीक है, 2 मोल हो गई ये। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, C6H12O6। तो कंपाउंड में इतनी बात समझ आ गई ना, हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा जो भी होगा, मिक्सअप होगा जो भी। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें क्या है, कार्बन का मास कितना होता है 12। ठीक है, 12 इंटू में 6 कर दो कि कार्बन के 6 एटम्स हैं, प्लस में हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 इंटू में 1 करोगे, प्लस में ऑक्सीजन के 6 हैं, 6 इंटू में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 6 इंटू में 16, इनको सबको ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मास पूछा जाए तो निकाल सकते हो, ईजी है, जो भी है इसका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। आगे देखो, जैसे ये एग्जांपल है आपके पास, CO2 का एग्जांपल है, इसमें आपने बताना है रेशो बतानी है कितनी आएगी, इसकी रेशो कितनी आएगी। देखो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12:2 में, ऑक्सीजन का 2 पार्टिकल्स हैं इसके, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। अब इसको काट दो, किस पे कैंसिल हो जाए, किस पे कैंसिल हो रहा है, 4 पे, 4 2 8, 4 8 32, तो 3:8, सॉरी 4 3 12 और 4 8 32, 3:8 इसका क्या आ गया, रेशो आ गया। तो H2 है। अच्छा, अब आप बताओ कि H2O एक एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये आपने बताना है। ठीक है, सोचो जरा क्या है ये, H2O एलिमेंट है या कंपाउंड है, कंपाउंड ही है, ऑब्वियसली बात है, अभी अभी हमने किया, फिक्स्ड रेशो बाय मास में ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट देखो आगे, अब कंपाउंड जो होते हैं ना, दो होते हैं, दो तरह के होते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। अब देखो कंपाउंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा लिख लेना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, S और P ब्लॉक के होते हैं। ऑर्गेनिक, अच्छा अब इसमें देख लो, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स मिनरल्स, इनसे पाए जाते हैं ये। एग्जाम्पल के लिए कॉमन सॉल्ट ले सकते हो आप, ठीक है, वॉशिंग सोडा ले सकते हो, मार्बल ले सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कभी भी। और ये जो होते हैं ऑर्गेनिक्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, विद अदर एलिमेंट। अब ये जो है लिविंग से रिलेटेड, इनको आपने ये ऑर्गेनिक क्यों बोला, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थे, तो इसलिए इनको कह दिया गया कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस कंटेन कार्बन, इनके अंदर कार्बन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो, फैट्स ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हो, ऑयल्स ले सकते हो। अब आगे हम देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हमने कर लिया, मिक्सचर्स देखो, ये अभी जो आपको मैंने बताया है कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेना। मिक्सचर्स देखो क्या होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। जो देखो 2 और मोर, 2 या ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। कंपाउंड्स में तो प्रोपोर्शन फिक्स थी ना, तो इसमें कोई भी प्रोपोर्शन हो सकती है आपकी, सो दैट कंपाउंड्स डोंट लूज देयर आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ताकि कंपाउंड्स जो है अपनी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी ना खोएं। पानी में सैंड मिलाया जाए, इसका देखो, पानी में अगर सैंड मिला दें, वाटर में सैंड मिला दिया हमने, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ लूज हो गई। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पानी की प्रॉपर्टी लूज होगी, खत्म होगी, प्रॉपर्टी नहीं रही पानी की, उसमें प्रॉपर्टी चेंज होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाटर ऐसे का ऐसे ही रहेगा उसमें, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। क्लियर है इतनी बात, मिक्सचर्स में ऐसा होता है। अब मिक्सचर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और एक आपका होता है हिट्रोजीनियस।
ठीक है। होमोजेनियस क्या होता है, ए मिक्सचर, ये होता है। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एयर गैसोलीन। अच्छा एग्जाम्पल है ये तो, ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, अभी आपको बताया भी था कि आपको ये नेक टाइप से आप इसको देख नहीं सकोगे। देखो जैसे आपने क्या किया, एयर है, जैसे गैसोलीन है, सी वाटर, ब्रास। अलॉय में भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पानी में नमक डाल दो तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे आपको बताया था ना, इनको नेक डाइस से आप पहचान नहीं पाओगे। सो पानी में अगर नमक घोल दिया तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें नमक घुला हुआ है, टेस्ट करके ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब आप नेक डाइस से नहीं दे सकते। हेटेरोजेनियस मिक्सचर को आप नेक डाइस से दे सकते हो। जैसे आपको पानी में अपने सैंड मिला दी तो उसको आप देख सकते हो। आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर होता है, जैसे उसको भी देख सकते हो। तो ये आपका आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इतनी बात क्लियर है। अब आपका आता है कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है इनका। देखो, एक साइड लिख लो कंपाउंड्स, एक साइड लिख लो मिक्सचर्स। ठीक है, कंपाउंड्स क्या आते हैं, इन ए कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली कंबाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स के बीच बॉन्ड बन जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, वाटर में ऐसे ही तो बॉन्ड बनते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। वो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, कोवलेंट बना सकते हैं, कोई भी बॉन्ड बना सकते हैं ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स और फिर कंपाउंड्स, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये क्या कहते हैं, जस्ट मिक्स टुगेदर। ये सिर्फ इसमें मिक्स होते हैं, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। क्लियर है इतनी बात। और क्या है लिखोगे इसमें, कंपाउंड्स कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशो। इसमें दो या ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, इट्स कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका कंपोजिशन हमेशा हमेशा ही फिक्स होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मे बी इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में हो सकते हैं। जैसे आपने, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, पानी में आप 1 चम्मच चीनी मिला रहे हो, 2 चम्मच मिला रहे हो। ठीक है, तो कंपोजिशन इसमें वेरिएबल होता है, आपका फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब इसमें डेफिनेट फॉर्मूला होता है, हैज़ डेफिनेट फॉर्मूला। एक डिफरेंस ये हो गया आपका, डेफिनेट फॉर्मूला जैसे आप ले सकते हो H2O CO2। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें क्या होता है आपका, नो डेफिनेट फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता आपका। ठीक है, जैसे आपका है H2O CO2, ये तो ले लिया हमने। कोई नया कंपाउंड है जैसे H2O2। क्लियर है, आगे देखो फोर्थ पॉइंट, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। ये हमेशा होमोजीनियस होता है, दैट इज हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ये आपको भी बताया था मैंने कि जैसे पानी के अंदर कहीं से भी टेस्ट करोगे आप, नमक मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके, तो हर जगह से सेम टेस्ट आएगा उसका। तो ये क्या होता है आपका, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये है आपका। अब इसमें क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड अकर्स विद एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। देखो इसमें कोई कंपाउंड फॉर्म होगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो उसमें या तो फिर आपको हीट उसमें लेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, या फिर एवोल्यूशन होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, अब इसमें कोई क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती इसमें। ठीक है, एंड नो एनर्जी चेंज, कोई एनर्जी में चेंज नहीं आता इसकी। अच्छा देखो, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट्स। देखो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हमने ऐसे ऐड किया तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी अलग होंगी, इसकी अलग होंगी, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये क्या करता है, मिक्सचर क्या करता है, शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट्स, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स की ही प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, अच्छा ये जो कंपाउंड है, ए कंपाउंड can't be separated into its constituents by ordinary physical methods. These can be separated by chemical or electrochemical reactions. इनको हम रिएक्शन से ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, इनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। जैसे पानी उबाल के एच और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मिक्सचर में आप क्या लोगे, मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स कौन से लोगे आप, फिल्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, और आप ले सकते हो एवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, केमिकल मैकेनिकल सेपरेशन एटसेट्रा, ये सब कुछ ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा,
हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इसमें कोई फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। देखो जैसे इसमें है प्योर वाटर, जब अपन लेते हैं, हम लोग लेते हैं 100 डिग्री पर बॉयल होता है, हमें पता है अगर वो प्योर नहीं होगा तो 100 पर बॉयल नहीं होगा, चेंज हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो हर प्योर का फिक्स होता है। ठीक है, हर एक प्योर का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर की प्रॉपर्टीज और मेजरमेंट क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मीन्स आपके मैटर के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो इसको ऐसे बोलेंगे, और उसका माप। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो क्या है, राइटिंग में मजा ना, ठीक है, समझ लो बस अच्छे से। कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज किए बिना और उसकी आइडेंटिटी चेंज किए बिना हम उसको मेजर कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे आपका हो गया सॉलिड, सॉलिड से आप लिक्विड में भी बदल सकते हो, इसको हीट करके लिक्विड में बदल दोगे, ठीक है, और वापस से सॉलिड में भी बदल सकते हो कंडेंस करके, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड भी कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। वेपर्स भी बना सकते हो। तो ये जो H2O में है ना, तीनों कंडीशंस में वाटर की प्रॉपर्टीज सेम है, ओनली स्टेट चेंज हुई है इनकी, ठीक है। वाटर तो वाटर ही है ना, तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, चेंज न्यू कंपाउंड नहीं बना है कोई, ठीक है। तो कंपाउंड H2O ही है हर बार, तो इसलिए आप इसमें कह सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या कहोगे, इन विच केमिकल चेंज इन सब्सटेंस टेक्स प्लेस। जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं इसमें, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। क्लियर है। अब जैसे ये भी ले सकते हो आप, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था C+O2 का, तो इसमें आपकी सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग लगती हैं। क्लियर है। तो ये केमिकल चेंज हो गया आपका। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आप छोटी क्लासेस में भी तो करते थे ना, जैसे आपका कैंडल का बर्न होना, दोनों चेंज आते हैं उसमें, फिजिकल भी आता है केमिकल भी आता है। उसकी शेप भी चेंज होती है तो फिजिकल चेंज है। तो जैसे उसके अंदर जो बर्न हो रही है वो बर्निंग किस वजह से हो रही है, वो केमिकल चेंज भी है। क्लियर है। अब आगे देखो, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ज़्यादा TGT के लिए इतना बहुत है। एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, एक आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये आपका फिजिक्स में भी करवा दिया जाएगा, वैसे फिजिक्स में भी करवा दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका टॉपिक है वैसे एरर वाला, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में आता है, +1 का फर्स्ट चैप्टर में आता है वो एरर वाला, तो उसमें भी करवा दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप यहाँ पे भी देख लो, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। देखो ये जो है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप वैल्यू जो एक्सप्रेस करते हो वो 2 पार्ट में एक्सप्रेस करते हो। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है, एक उसका यूनिट लेते हो साथ में। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 1 kg, जैसे आपने लिखा, ठीक है। इससे आपको kg से और लीटर 1 लीटर लिखो, इसी से पता चलता है ना कि सॉलिड की बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। एक तो आपका न्यूमेरिकल डिजिट होना चाहिए, आपका यूनिट होना चाहिए, उसी से पता चलेगा कि क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। अब देखो ये जो SI यूनिट्स होते हैं, इनको मेज़र करने के SI यूनिट्स होते हैं कुछ, वो हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे बस आप एक सिंपल सा समझ लो फंडा क्या है इनका। लेंथ, मास, टाइम, और आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसमें एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, एक आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये होता है सब उसमें। अब लेंथ का यूनिट होता है L, L से डिनोट करते हैं। M होता है मीटर, M का मीटर, मास का मीटर, और सॉरी 1 सेकेंड, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, मास को M से, T को, टाइम को स्मॉल t से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को I से, और टेम्परेचर को T से, और जो आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको I भी लिख सकते हैं। और उसके बाद सॉरी 1 सेकेंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप I लिख सकते हैं, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको आप लिख सकते हैं IB, कुछ भी लिख दो, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है भाई। आपने इलेक्ट्रिक करंट को I से लिखा, और टेम्परेचर को आप T से लिख सकते हो, ठीक है।
टी से डिनोट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी है उसको IV से डिनोट कर सकते हो। और उसके बाद जो आपका है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको N से, ठीक है। और इसमें जो यूनिट्स होंगे ना, इसका मास होगा, लेंथ का मीटर होगा, और मास का किलोग्राम होगा, और आपका ये टाइम का सेकंड होता है, और जो इसकी होता है आपका टेम्परेचर का केल्विन होता है, और उसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, A से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है जिसको CD से डिनोट करते हैं। और जो आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल, इसका मोल लेते हैं ऐसा यूनिट, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है मोल, और ये सब होते हैं उसके जो हमने आगे बताया था। एक तो आप आगे डिजिट लिखना होता है, वो होता है, इसको डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो। आगे देखो, मेन चीज़ पे आते हैं हम, समझना क्या है हमने। जैसे ये है हमारा स्पीड को जब भी बोले आपसे ऐसा यूनिट में लिखना है आपने, तो आप स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस का आपने पढ़ा मीटर, आपका जो ऐसा यूनिट है मीटर है, इसका सेकंड है। जब भी आपको उसमें पूछे आपने ऐसा यूनिट में बताना है तो मीटर पर सेकंड में ही आंसर देना है। किलोमीटर पर आवर में कभी नहीं देना, सेंटीमीटर पर सेकंड में कभी नहीं देना, इस टाइप से कुछ भी नहीं करना। जो आपका ऐसा ही है वही लेके चलना है, ठीक है। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ ले तो ये क्वेश्चन में बन सकता है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। आंसर ये देना है आपको। सिंबल है ये, MOL जो है इसका सिंबल है, सिंबल मोल पर लीटर, ऐसे लिखते ना। आगे देखो, अब देखो एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर या फिर साइंटिफिक नोटेशन, इसको लिख लो साइंटिफिक नोटेशन। ये भी आपका फिजिक्स का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में ये भी करवा दिया जाएगा, यहीं समझ लो एक बार, अब आया टॉपिक तो। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जैसे 263214.6 ये दिया हुआ आपको, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, अब इसको अगर मान लो आपको ये कह दिया गया कि इसके फर्स्ट डिजिट के बाद नंबर पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, तो आप इसको लेके आओ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेके आओ इस डेसिमल को। तो आप कैसे लेके आओगे, 4 डेसिमल आगे आना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, 4 डेसिमल आगे बोला है तो 4 0 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 0 लगी होनी चाहिए 1 के बाद, उससे डिवाइड भी कर दो ताकि ये दोनों इक्वल से हो जाएं, तो कोई फर्क ना पड़े इन पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, यहाँ तक आ गया, इट मीन्स आपका ये 6.3214, ठीक है, ये आ गया आपका। अब उसके बाद ये इसको क्या लिखोगे, इंटू 10⁴, ठीक है। इतनी जीरो नीचे लिखने से ये हो गया अपना, और ये 10⁴ ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 4 प्लेस आगे जाना चाहिए, तो हमने 4 प्लेस आगे करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 से डिवाइड कर दिया। आगे देखो, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है 0.00232214, ये है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको क्या रखा है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट कहाँ है, मतलब इसके बाद यहाँ डेसिमल लाना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ पे लेके आना है हमने। तो यहाँ लाने के लिए आप क्या करोगे, 3 डिजिट बोला ना, तो 0.00232214 एज इट इज़ लिखोगे। अब 3 बोला तो 3 0 से मल्टीप्लाई, बाय में 3 0 से डिवाइड, यही करोगे। क्लियर है इतनी बात। अब आप क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या है, जब आपसे आगे जाने को बोले, ये तो पीछे जाने को बोल रहा था, पीछे जाने को बोले तो ये पॉजिटिव में आएगा आंसर। अब जब आगे जाने को बोले तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इनटू में 10⁻³ -3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहीं तक लगा देंगे हम, पॉइंट वहीं लगा देंगे जहाँ पे हमको बोला था उसने, यहाँ वाला था, यहाँ लगा दो। क्लियर है। आगे देखो, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, बस इतनी सी बात याद रखनी है। यहाँ से यहाँ लाना है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में देना है हमने, यहाँ से यहाँ जाना है तो नेगेटिव में आंसर देना है। क्लियर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बस इतनी बात याद रखनी है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ये है जैसे 3642.6, अब इसमें आपने क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ लेके आना है, ठीक है। अब 0.03642 ये कुछ है, जस्ट जो भी है कुछ भी ले लो, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हमने यहाँ लेके जाना है, ठीक है। अब इसमें देखो डायरेक्ट आंसर बताओगे आप बिना कुछ बोले, 1 2 3 डिजिट पीछे लेके आना है, लगा दो, जहाँ बोला वहीं लगा दो,
6.426 लगा दिया। इनटू में 10⁻⁴ क्या लिखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का 3, ठीक है। बैक लेके जा रहे हैं प्लस का 3, अब आगे लेके जा रहे हैं तो लिखो 3.642 लिख दिया आपने। इनटू में आगे लेके जा रहे हैं तो कितने डिजिट आगे ले जा रहे हैं, 1 2 के बाद 10⁻⁻²। क्लियर है, सीधा करोगे आप, क्वेश्चन देखते ही ट्रिक से आंसर सॉल्व करोगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अच्छा इसी में अगर आपका 10⁻² और लगा था ऑलरेडी तो यहाँ पे 3 + 2 5 आंसर आ जाता। क्लियर है, इतनी बात भी ये भी याद रखना आप। अब आपके इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, यूनिट भी चेंज करवाएंगे आपसे, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलो, या फिर ऐसे कुछ यूनिट चेंज करवाएंगे। और साइंटिफिक नोटेशन जो भी आपको बताया ट्रिक से आपने बिल्कुल ईजिली सॉल्व करके आना है वहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। आगे देखो, अब एक ये भी आपका फिजिक्स का टॉपिक है, ये भी ऐसे में करवा देती हूँ मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होती है देखो। फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से करवाई जाएगी, रेडी रहना उसके लिए भी। जिसको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है ना वो भी टॉपर बन जाएगा उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बस करना जो जो करवाया जाए। देखो जो नंबर हमें दिया है वो कितना सही है, कितना सिग्निफिकेंट है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये पता लगाने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं सारे, जैसे 423 कुछ भी दिया हो आपको, इसमें आपने बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप बता दोगे 4, 1 2 3 4 है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, जैसे 2 3 1.6424 जो भी है, 6 4 यहाँ तक ले लो, 1 2 3 4 5, इसमें काउंट करके बता दो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। एक रूल आता है हमारे जीरो का कैसे आता है, 1.002 ये दे रखा है आपको, इसमें बताना है आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें बताओगे आप 4 हैं। कैसे हैं देखो, इसका रूल सुनो, 0 इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आ जाए, चाहे पॉइंट की बात आते हैं कैसे भी आते हैं, वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। 0 इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, देखो 0.0023 ये है, और एक है आपके पास 1.0013 ये है, ठीक है। इन दोनों में आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है, तो इसमें आपकी होंगी 2, इसमें आपकी होंगी 5, 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2, ठीक है। ये कैसे है देखो, ये रूल था ना, 0 इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट के आगे जितनी भी जीरो हो वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, तो सिग्निफिकेंट इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 5 है। क्लियर है इतनी बात, आगे देखो। अच्छा अगर जीरो आपकी 1 2 5 0 0 0 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आती है और उसके बीच में कोई डेसिमल भी नहीं है, तो वो क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी, तो ये आपके इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। अब देखो जैसे आपके पास है 1700 17 170 ये है, इसमें बताओ कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने बतानी है। इसमें अंदर इसके अंदर कितने होंगी, 2 होंगी, ठीक है। इसमें भी 2 होंगी, इसमें कितनी होंगी बता दो, 2 ही होंगी, ठीक है। क्लियर है, आगे देखो। एक आपका आता है इसमें फिजिक्स में, सॉरी फिजिक्स है तो फिजिक्स का टॉपिक देख लो, राउंड ऑफ करने का मेथड आता है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम देखो, राउंड ऑफ करना है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस तक आपने राउंड ऑफ करना होता है, तो इसमें आप क्या करते हो अच्छे से देखो। देखो 6.2346 ये है हमारे पास, 3 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये है, ये दे रखा है। अगर आपका नंबर 6 से ज़्यादा है तो आगे वाला नंबर में एक ऐड करो, आगे वाले नंबर में एक ऐड करो, यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है। अगर नंबर आपके पास 6 से ज़्यादा है तो आगे वाले नंबर में एक ऐड कर दो। अब देखो ये जो आपने 2 नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे जो है ये 3 है, ठीक है। ये 6 से ज़्यादा नहीं है तो इसमें ऐड मत करो, 6.32 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपका 5 से कम हो तो एज इट इज़ लिख दो, अदरवाइज उड़ा दो, ठीक है। देखो इसमें +1 नहीं करना है। आगे देखो, अगर 5 हो तो, अगर आपका 5 हो तो सुनते जाओ इसको बस, 5 से पहले वाला नंबर, अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है, अगर 5 से पहले वाला नंबर ओड है, ठीक है। अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो आप क्या करोगे, 5 को ऐसे ही छोड़ दोगे,
कुछ उसमें कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। अगर पहले वाला नंबर जो है आपका ओड है तो इससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर दो, +1 कर दोगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो 6.4245 है आपका, 6.4235 है आपका। सीधी सी बात है, ये 5 से पहले इवन आ रहा है, ये 5 से पहले ओड आ रहा है, तो इसका आप ऐसे का ऐसे लिख दोगे 6.424, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब इसका आंसर एक ऐड करके लिखोगे 6.424, इसका भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आपको। आगे देखो 6.10 में आपने बतानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है, ठीक है। ये तो काउंट होगी ना, डेसिमल के बाद है 0। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद 10027 में कितनी ज़ीरो हैं, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 है। बाद वाले 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट नहीं है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी है आपने। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कर लेंगे हम, अभी स्टार्ट करें या फिर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अब उसके बाद इसके लॉज करेंगे हम, और इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो करेंगे। तो जितना भी आपका होगा ना सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, तो बेफिक्र रहना उसके लिए। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आप अच्छे से जो जो आपका सिलेबस में है कवर करवाया जा रहा है आप अच्छे से कर लेना, किसी भी हेजिटेशन के बिना, कहीं भी भटके बिना। ये मत सोचना कि आपको मतलब कुछ भी नहीं करवाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि आपको बिल्कुल टिप टॉप सिलेबस करवाया जाएगा जितना भी है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात विश्वास होती है, अगर विश्वास हो तो कर लेना, अदरवाइज एज यू विश। कोर्स के पैसे लगा लेना और फिर कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।